नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिशन सिलेक्शन पर। गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है आपकी एसएससी जीडी के लिए। यहाँ पर हम उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो पेन पेपर लेकर बैठिएगा, जो कुछ भी नया आपको मिले उसे लिख जरूर लीजिएगा। सामने आपको दिखाई दे रहा है एसएससी जीडी का बॉर्डर बैच। यहाँ पर आपको ये 399 में मिलेगा। तो जो बच्चे एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बच्चे इस बोर्ड बैच के साथ जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, ये है आपके सामने पहला प्रश्न। प्रश्न अच्छे से देखिएगा और उसके बाद ध्यान से, तसल्ली से, बड़े आराम से इसका जवाब देना है। एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि ये जो आप क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे और जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ नए मिलेंगे उन सारे प्रश्नों को आपको लिख लेना है। लिखकर एक कॉपी में रख लो और रिवाइज करते रहो। डेली आपको रिवाइज करने, जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना बेहतर ही जो है आपका एग्जाम जाएगा। याद रखना, बहुत जरूरी है रिवीजन। बिना रिवीजन के अगर आपको ऐसा लगे कि बिना रिवीजन के आप कुछ कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। बिना रिवीजन के अगर आपको लगता है कि आप एग्जाम पास कर लोगे, यकीन मानो नहीं होगा। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन बहुत जरूरी है। बिना उसके जो एग्जाम है वो पास नहीं होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बैगनी क्रांति, जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था, को जाना जाता है। लिलेक क्रांति, इंडिगो क्रांति, आर्किड क्रांति और लेवेंडर क्रांति। पर्पल रेवोल्यूशन विच वाज स्टार्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज लिलैक रेवोल्यूशन, इंडिगो रेवोल्यूशन, ऑर्चिड रेवोल्यूशन और लेवेंडर रेवोल्यूशन। इनमें से कौन सा एक क्रांति है, कौन सी एक रेवोल्यूशन है ना, जिसको पर्पल रेवोल्यूशन या बैगनी क्रांति भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर के जो जब ये स्टार्ट हुआ था, जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में जो है ये स्टार्ट की गई थी, जब भी ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसका नाम दूसरा नाम क्या है इसका, तो याद रखिएगा इसका दूसरा नाम है लेवेंडर क्रांति। ठीक है, क्या है? लेवेंडर क्रांति। आप यहाँ एक क्रांति देख रहे हो, इंडिगो क्रांति, जिसको हम नील विद्रोह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम नील विद्रोह भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, 1859 और 60, 1859 से 1859 और 60 में ये हुई थी, ये याद रखिएगा। मतलब 1857 की क्रांति के 2 साल बाद जो है ये नील विद्रोह हुआ है। ये कई बार एग्जाम में आता है और इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए न्यू है, ये याद रखिएगा। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी। कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा इज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस? मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और ओडिसी। अगर मैं बात करूं इनमें से किसके लिए जानी जाती हैं ये, तो ये जानी जाती हैं मोहिनीअट्टम के लिए। किसके लिए? ये जिस नृत्य के लिए जानी जाती हैं वो नृत्य है मोहिनीअट्टम, ये याद रखिएगा। मोहिनीअट्टम से और कौन कौन जाने जाते हैं? तो एक नर्तकी है जिनका नाम है सुनंदा नायर। क्या नाम है? एक नाम है सुनंदा नायर, ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक नाम है पल्लवी कृष्णन। एक नाम जो आपको याद रखना है वो याद रखना है पल्लवी कृष्णन, इसी से जुड़ा हुआ है। एक नाम और याद रखिएगा और वो है गोपिका वर्मा। एक नाम और जो आपको याद रखना है, क्या नाम है? गोपिका वर्मा। ये तीनों किससे जुड़े हुए हैं? तीनों मोहिनी अट्टम जो नृत्य है इससे जुड़े हुए हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, बाकी के ये नृत्य कहां कहां के हैं? तो मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का है, केरल का ही है कथकली, है ना। जो कथकली है इसी की तर्ज पर एक लोक नृत्य है, इसी की तर्ज पर एक लोक नृत्य है और जिसका नाम है यक्षगान। क्या है? जिसका नाम है यक्षगान और ये कर्नाटक का है। कहां का है? कर्नाटक का है, ये याद रखिएगा। मणिपुरी मणिपुर का है और इसकी 2 शाखाएं हैं, एक है चेलम और एक हो जाएगा आपका जोंगोई। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका चेलम, एक हो जाएगा जोंगोई, ये याद रखिएगा। कुचिपुड़ी के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा आपके आंध्र प्रदेश का। कहां का? आंध्र प्रदेश का ये है। आंध्र प्रदेश में एक गांव है कुचिपुड़ी,
वहीं से ये निकला है, ये याद रखिएगा। और ओडिसी की बात करें तो ये आपके ओडिशा से तो संबंधित है ही, तो ये और याद रखिएगा। कहां से? ये आपके ओडिशा से तो संबंधित है ही, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखो, गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HBJ गैस पाइपलाइन निम्न से होकर गुजरती है। मतलब गुजरात के हजीरा से स्टार्ट होती है और उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाती है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा और कौन सा राज्य है जहां से यह गुजरती है? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। इसके अलावा और ये इनमें से कहां से गुजरती है वो आपको कमेंट में लिखकर बताना है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और आपका मध्य प्रदेश। सही जवाब क्या है? सही जवाब है आपका मध्य प्रदेश, ये याद रखिएगा। देखो मध्य प्रदेश, अच्छा एक काम करो जो मैं तुम्हें देता हूं, कमेंट में लिखकर बताओ इनके नेशनल पार्क, है ना। कमेंट में लिखकर बताओ, क्या कमेंट में लिखकर बताओ इनके नेशनल पार्क, ठीक है। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन फिल इन द ब्लैंक्स वंश के शासक थे। मौर्य, पुष्यभूति, गुप्त और मुगल। हर्षवर्धना वाज द रूलर ऑफ डायनेस्टी। जो हर्षवर्धन थे वो इनमें से किस एक वंश के शासक थे, ये पूछ रहा है। अगर मैं हर्षवर्धन के बारे में बात करूं तो याद रखिएगा जो हर्षवर्धन है वह पुष्यभूति वंश से संबंधित है, ठीक है। इसके समय में एक बौद्ध यात्री था जिसका नाम था हुएनसांग। क्या नाम था? जिसका नाम था हुएनसांग, वह भारत में आया था, यह याद रखिएगा, ठीक। हुएनसांग ने लिखी है एक पुस्तक जिसका नाम है सी यू की, और सी यू की में इसने भारत का उल्लेख जिस नाम से किया है वो है येनेत्तु। देखो बौद्ध टेक्स्ट जितने भी हैं, जो भी बौद्ध पिलग्रिमेज यहाँ आए थे, है ना, उन सभी ने अपनी अपनी जो भी बुक्स लिखी हैं, जो भी टेक्स्ट लिखे हैं, उन टेक्स्ट में उन्होंने भारत को येनेत्तु नाम से प्रदर्शित किया है। किससे? येनेत्तु नाम से प्रदर्शित किया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हर्षवर्धन ने एक युद्ध लड़ा है जिसे हम बोलते हैं नर्मदा का युद्ध, ठीक है। और ये जो नर्मदा का युद्ध है ये लड़ा है इसने, मतलब ये इसका दक्षिण गमन की ओर एक प्रयास था जिसे रोक दिया था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। जिसे रोक दिया था किसने? तो याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय ने जो है इसको रोक दिया था। इसका जो उल्लेख है ये मिलता है आपका ऐहोल प्रशस्ति से। कमेंट में लिखकर बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, और इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, मैंने बहुत बार बता रखा है, ठीक। आगे देखो, भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में जो मंदिर है उनसे संबंधित कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। पहला, नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है। दूसरा, द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है। देखो एक ये है नागर शैली और ये है आपका दक्षिण शैली। देखो दक्षिण शैली में क्या होता था, जैसे ये इतनी जगह में बना हुआ मंदिर है, ठीक है। जब आप इसमें एंटर करोगे ना तो एंटर करने पर एक बड़ा सा द्वार मिलेगा, कई मंजिला, है ना, 1 2 3 4 मंजिल। इसे बोलते थे गोपुरम। क्या कहते थे? इसे कहा जाता था गोपुरम। इसके आगे आओगे ना तो आपको मिलेगा वाहन। इसके आगे आओगे तो ये आपको हॉल मिलेगा जिसे बोलते हैं मंडप, ठीक है। फिर आप मेन मंदिर में आओगे, मेन मंदिर का ऊपर का ये जो शिखर है ना, इसको बोलते हैं विमान, है ना। अगर आपने देखा होगा कुछ इस तरह से, ठीक। साउथ की फिल्में अगर आपने देखी हो तो जो मंदिर है ना वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, इन्हें कहते हैं विमान, ठीक है। इसके ऊपर फिर इस तरह से एक शिखर देखने को मिलेगा, ठीक, इसे शिखर बोलते हैं। और इस मंदिर के मध्य में जहां पर भगवान की मूर्ति स्थापित होती है उसे कहते हैं गर्भगृह। क्या बोलते हैं? गर्भगृह। ये क्या है? ये द्रविड़ शैली है। अब उत्तर भारत के जैसे बनारस के, काशी के मंदिर देखोगे तो वो मंदिर जो है ना वो छोटे से एक हिस्से में है। ऐसा नहीं है जब जाओगे तो 3 4 मंजिल का एक गेट मिलेगा, दरवाजा सा मिलेगा जहां से आप एंटर करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो गोपुरम होता नहीं है यहाँ, ठीक। जब आप एंटर करोगे तो आपको, जैसे यहाँ पर मंडप है बहुत बड़ा, है ना, यहाँ पर एक आपको छोटा सा मंडप मिलेगा, मतलब जो मेन मंडप है उससे पहले एक छोटा सा हॉल मिलेगा, छोटा सा, ठीक है। उसके अंदर जाओगे तो अंदर एक बड़ा, मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा हॉल मिलेगा जिसे मंडप बोलते हैं, ठीक है। उसके आगे अंदर जाओगे तो भगवान की प्रतिमा जहां पर होती है उसको बोलते हैं गर्भगृह, ठीक है। इसका, और देखो जो दक्षिण है ना उसमें इस तरह के विमान है, उत्तर में ऐसा नहीं है, उत्तर में डायरेक्ट है, यूं, है ना। उत्तर के जो विमान है या जिसे हम बोलते हैं शिखर, है ना, तो उत्तर में मंदिर ऐसे हैं,
यूं, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं क्या, शिखर। अब यहां पर आपको या तो कलश मिल सकता है या ना जो भी मिलेगा यहां पर, ये इसे बोलते हैं आमलक, ठीक है। इसे ऐसे कह सकते हैं जैसे ये है, और इसके आगे फिर आपको ना कुछ यू इस तरह की एक आकृति मिलेगी मंदिर पर, ठीक है। और उसके ऊपर जाओगे ना तो यहां मिलेगा आपको कलश, तो ये हो जाता है आपका कलश, ये हो जाएगा आमलक, ये हो जाएगा शिखर, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शिखर। जैसे आपने दक्षिण में देखा, दक्षिण में ये था, दक्षिण के मंदिर में, और यहां पर कुछ इस तरह की हिस्सा था जो शिखर था। सेम यहां पर होता है, मतलब यहां पर विमान जो नागर शैली है वहां पर विमान उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो क्या सही हो जाएगा, इसके लिए दोनों सही हो जाएंगे। इसके लिए जो सही हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे दोनों। आगे देखो, प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या फिल इन द ब्लैंक्स माप देती है ना। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या लिंगानुपात, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या आवागमन। द नंबर ऑफ पर्संस पर यूनिट एरिया गिव्स द मीजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन मूवमेंट। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या फिल इन द ब्लैंक्स का माप है। जैसे मान लो ये एक पूरा एक क्षेत्र है, ठीक है। एक पर्टिकुलर ले लेते, जैसे मान लेते किलोमीटर स्क्वायर है ये, है ना। इसमें जितने व्यक्ति रहते हैं, है ना, इसमें जितने व्यक्ति रहते हैं इनको अगर हम गिन ले, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका जनसंख्या घनत्व। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका जनसंख्या घनत्व, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, जैसे आपका होता है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो 1106 है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्या, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक। आगे, द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा लिखी गई है ना। वरुण गांधी, डेरेक ओब्रायन, ए.के. एंटनी, शशि थरूर। द बुक द ग्रेट इंडियन नोवेल इज रिटन बाय द फेमस पॉलिटिशियन। किस पॉलिटिशियन के द्वारा लिखी गई है बुक, जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन नोवेल। इसके अलावा एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक, एन एरा ऑफ डार्कनेस ये इनकी है, ठीक है। अंबेडकर अ लाइफ, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए आपका तो एक हो जाएगी इनग्लोरियस एम्पायर, क्या हो जाएगी, इनग्लोरियस एम्पायर, ये याद रखिएगा, ठीक। इसके अलावा इनकी एक और बुक जो आपको याद रखनी है वो है नेहरू द इन्वेंशन, ठीक है। ये सभी बुक हैं किसकी, शशि थरूर की। ये सभी बुक जो है किसकी है, शशि थरूर की है, ये याद रखना। अच्छा, इनकी एक बुक और है, वाई आई एम अ हिंदू, वाई आई एम अ हिंदू, ये याद रखिएगा। आगे, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति द्वारा की जाएगी। पूछ रहा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, भारत के संविधान के अनुसार ये होगा। इसकी नियुक्ति कौन करता है ये बताना। किस आर्टिकल में है ये, तो याद रखिएगा आर्टिकल 148 में है ये, इसमें है आर्टिकल 148 में है ये, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। कौन, कैग। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति जो है वो इसकी नियुक्ति करता है। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी चुनता है, ये मुख्य न्यायाधीश को भी चुनता है, और ये महान्यायवादी को भी चुनता है। महान्यायवादी जो है ये आर्टिकल 76 में है, और जो प्रधानमंत्री है ये है आपका आर्टिकल 75 में, इसमें आर्टिकल 75 में, ये याद रखना। आगे देखें, चूना पत्थर, खड़िया खड़िया और संगमरमर फिल इन द ब्लैंक्स के विभिन्न रूप हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन, खड़िया एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ।
कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, इनमें से किसके विभिन्न रूप हैं? तो याद रखिएगा ये हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, किसके? CaCO3 के, किसके? CaCO3 के अलग अलग रूप हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, CaSO4 क्या है? Ca नहीं सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ यही है, CaSO4.2H2O, यह किसका रासायनिक सूत्र है? और एक है आपका CaSO4.12H2O, यह किसका है? CaSO4.2H2O और CaSO4.12H2O, ये किनके रासायनिक सूत्र हैं? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपके जिप्सम का। किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा जिप्सम का, और ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये याद रखिएगा। आगे, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या फिलिंदा ब्लैंक्स कहलाती है। वृद्धि दर, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रजनन दर। द नंबर ऑफ लाइव बेबीज बोर्न पर 1000 पीपल इन अ ईयर इज कॉल्ड। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या जो है वो क्या कहलाती है? वृद्धि दर, जन्म दर, मृत्यु दर या प्रजनन दर। 1000 व्यक्ति पर जो बच्चे जन्म लेते हैं और वो जीवित बचे जाते हैं, इसको क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। वृद्धि दर कहेंगे, जन्म दर कहेंगे, मृत्यु दर कहेंगे या प्रजनन दर कहेंगे, है ना? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जन्म दर, बर्थ रेट। क्या कहेंगे? जन्म दर या फिर बर्थ रेट कहेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? ये हैं, और ये टेनिस खिलाड़ी है, नाम क्या है इनका? मिल्खा सिंह, महेश भूपति, नीरज चोपड़ा और टीसी योहानन। हु अमोंग द फॉलोइंग इज अ फेमस टेनिस प्लेयर? इनमें से जो फेमस टेनिस प्लेयर है वो कौन है, वो पूछ रहा है। अगर फेमस टेनिस प्लेयर के बारे में बात की जाए तो ये हो जाएंगे महेश भूपति। मिल्खा सिंह जो है ये दौड़ से संबंधित है, ठीक है, रनर थे ये याद रखिएगा, या मैं ये कहूं वैसे एथलीट तो सभी होते हैं, ठीक है, मतलब किससे? रेस जो है उससे संबंधित थे, ठीक है। इनको एक उपनाम दिया गया था फ्लाइंग सिख, है ना? क्या दिया गया था? एक उपनाम इन्हें दिया गया था फ्लाइंग सिख, ये याद रखिएगा। एक बुक है रेस ऑफ माई लाइफ, रेस ऑफ माई लाइफ, जरा बताओगे किसकी है? कमेंट में लिखकर बताओ, मैं नहीं बता रहा, मैंने कई बार बता रखा है, ठीक है। अच्छा, एक है नीरज चोपड़ा, याद रखिएगा, ठीक है, इन्हें गोल्डन बॉय बोलते हैं, ठीक। भाला फेंक में, है ना, या फिर मैं सीधे सीधे कहूं ना, भाला से, जेवलिन थ्रो से संबंधित है ये। किससे? जेवलिन थ्रो से संबंधित है। इन्होंने जो भाला फेंका था, एग्जैक्ट कितना फेंका था वो आपको कमेंट में लिखकर बताना, ठीक। आगे, पट्टदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? असम, मणिपुर, कर्नाटक, झारखंड। पट्टदकल डांस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? क्वेश्चन हो जाएगा आपका 12। पट्टदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? असम, मणिपुर, कर्नाटक और झारखंड। पट्टदकल डांस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक का ही एक लोक नृत्य है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, जिसका नाम था यक्षगान, ठीक है। इसके अलावा एक और है जिसको हम बोलते हैं डोली कुनीता। क्या कहते हैं? जिसको कहा जाता है आपका डोली कुनीता, ये याद रखिएगा, ठीक। इसके अलावा एक और है जिसको हम कहते हैं आपका कर्नाटक का जो नृत्य है वो है आपका लांबी, ऐसा कुछ करके है, एक याद रखना, लांबी करके कुछ है ना, एक नृत्य है लांबी, है ना, कहाँ का है? कर्नाटक का है, तो ये याद रखना, ठीक। आगे देखें, एक मिनट, कुछ रह गया क्या? कुछ छूटा, कुछ छूट गया क्या?
नहीं, नहीं, ठीक है ना? आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये है आपका 0 डिग्री, सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यहीं पाया जाएगा। अच्छा, कहा मतलब जो 0 डिग्री है इसी पर पाया जाएगा। 0 डिग्री में जो सबसे बेहतर जो जहां वन निकल के आता है, ये है आपका कौन सा? ये है आपका ये दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र। कौन सा? दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र, यानी कि यहां पर है आपका अमेजन बेसिन। क्या है? यहां हो जाएगा आपका अमेजन बेसिन, ये याद रखिएगा। ठीक, क्या है? ये हो जाएगा आपका अमेजन बेसिन, ये याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ए। ठीक, सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ए, ये याद रखिएगा। अच्छा, कमेंट में लिखकर बताओ प्रेयरीज कहां पर है और सहारा रेगिस्तान कहां पर है? अच्छा, ये तो अफ्रीका में, इसे क्या ही बताना था, छोड़ो, है ना? प्रेयरीज बता दो कहां पर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण निर्धनता का कारण नहीं है? जो गांव में गरीबी है उसका कारण इनमें से कौन सा एक नहीं है, वो बताना। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन, निरक्षरता, पूंजी की कमी और कृषि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रोजगार के अवसरों का अभाव। इनमें से कौन सा जो है वो ग्रामीण निर्धनता का कारण नहीं है? अगर मैं ग्रामीण निर्धनता की बात करूं तो कृषि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रोजगार के अवसर का अभाव है। जाहिर सी बात है, कृषि के अलावा और भी कमाने के अगर साधन होते तो गरीबी नहीं होती। पूंजी की कमी उन लोगों के पास होती है, अगर ना होती तो शायद बिजनेस वगैरह डाल लेते, कुछ ना कुछ कर ही लेते। ठीक है। निरक्षरता मतलब पढ़े लिखे भी नहीं है, निरक्षर है ना? इलिटरेसी ज्यादा है, ये भी एक कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन नहीं, ये नहीं है। देखो, ये जो कारण, जैसे जो इसकी वजह से गरीबी नहीं है, गरीबी की वजह से ये है। गांव में गरीबी है तो लोग बेहतर रोजगार की तलाश में गांव से पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर। कहां की ओर? शहरों की ओर। ठीक है, तो ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में से पलायन है ना, ये गरीबी का कारण नहीं है, बल्कि गरीबी के कारण ये है, ये याद रखना। ठीक है, समझ गए? आगे देखो। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा विनियमित होता है, इसे हम बोलते हैं सिडबी, है ना? क्या है? ये है आपका सिडबी। एक चीज याद रखना, एग्जाम में कई बार आपसे सिडबी की फुल फॉर्म पूछी है। कई बार एग्जाम में आपसे सिडबी की फुल फॉर्म पूछी है। फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन बैंक और भारतीय स्टेट बैंक, है ना? इनमें से क्या इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखो, जो सिडबी है इसको रेगुलेट कौन करता है? तो सिडबी को जो रेगुलेट करता है ये हो जाएगा आपका आरबीआई। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सॉरी, हाँ, आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये 1 अप्रैल 1935 को गठित हुआ है। कब? 1 अप्रैल 1935 को गठित हुआ है। 35 और 36 तक इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में रहा है। 1937 से लेकर टिल डे प्रेजेंट तक जो है ये मुंबई में है। कहां पर? मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर, ये याद रखिएगा। भारत का केंद्रीय बैंक यही है ना? भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो यही है। भारत की मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी यही है ना? भारत की मौद्रिक नीति, भारत की मौद्रिक नीति के लिए जो है ये उत्तरदायी है, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे देखो। देखो, एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास बॉर्डर बैच है। ठीक है, पुनीत सर आपको यहाँ पर मैथ पढ़ाएंगे, निखिल सर रीजनिंग, अश्विनी सर पॉलिटी इकोनॉमिक्स, मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी, विकास सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे। 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की आत्मकथा है? इनमें से कौन वह भारतीय वैज्ञानिक है जिन्होंने आत्मकथा लिखी है? कौन सी? विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर हो गया, एक हो गई आप इनकी बुक है इग्नाइटेड, इग्नाइटेड माइंड। ठीक है, इसके अलावा एक इनकी बुक हो गई आपका इंडिया 2020। कौन सी? इंडिया 2020। एक हो गई विंग्स ऑफ फायर। नाम है इनका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या हो जाएगा? नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।
याद रखिएगा, इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इनको मिसाइल मैन भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन भी इनको कहा जाता है। सीवी रमन के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, इनको भौतिक विज्ञान में, किसमें? भौतिक विज्ञान में जो है इन्हें मिला है क्या? भौतिक विज्ञान में इन्हें मिला है नोबेल प्राइज। क्या मिला है? भौतिक विज्ञान में इन्हें मिला है नोबेल पुरस्कार, ये याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और जो आपको यहां याद रखनी है, और वो क्या है? वो ये कि किस लिए मिला है? इन्हें मिला है प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। इसको इन्होंने खोजा है प्रकाश प्रकीर्णन। ठीक है। इन्हें जो पुरस्कार है ये मिला कब था? इन्हें जो पुरस्कार है ये कब मिला है? तो याद रखिएगा, इन्हें पुरस्कार मिला था 1930 में। प्रकाश प्रकीर्णन की खोज इन्होंने कब की थी? प्रकाश प्रकीर्णन की खोज इन्होंने की थी आपका 28 फरवरी 1928 को। कब? 28 फरवरी 1928 को जो है इन्होंने खोज की थी, ये याद रखना। और यही वजह है कि 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। क्या करते हैं? नेशनल साइंस डे, इस रूप में इसे मनाया जाता है, ये याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पिटे कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? मतलब हमारी बॉडी का कौन सा वह अंग है जो बाहर से जो आप खाते हैं उसको तो पचा के साफ करता ही है, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर जो टूटे फूटे बेकार या जो सड़ चुके होते, सड़ चुके मतलब खराब हो चुके जो कोशिकांग है ना, उनको भी खाता है, उनको पचाता है और जो है आपकी कोशिकाओं को साफ करता है। इसे ऐसा मानो जैसे हम कहते हैं व्रत, जो एक व्रत का कॉन्सेप्ट है वो क्यों है? फास्ट जो है उसमें कहते हैं ना लगभग 12 घंटे तक आप सिर्फ पानी पे रहते हैं और कुछ नहीं खाते। तो जब आपको भूख लगती है, जब आपको भूख लगती है और आप कुछ नहीं खाते, तो ऐसे में जो आपकी बॉडी है वो आपके जो खराब या जो क्या कैसे कहते हैं, घिसे पिटे कहो या खराब कहो या मतलब एक तरह से कहो जो बीमार सेल्स है ना, उनको ही खाना शुरू कर देती है ना। जो मतलब अगर आप भूखे रहेंगे तो आपकी बॉडी जैसे काम नहीं करते, आपकी बॉडी आपको ही खाती है। मतलब हमारे अंदर के जो घिसे पिटे बेकार सेल्स होते हैं उन्हीं को खाते हैं। और इससे क्या है, इससे हमारी बॉडी जो है वो एक तरह से कहते हैं कि शुद्ध होती है और स्वस्थ होती है। इसीलिए जो फास्ट वगैरह ना वो रखना चाहिए। ऑलमोस्ट 12 घंटे मिनिमम, 12 घंटे आप कुछ मत खाओ, सिर्फ पानी पे रहो, आधे से ज्यादा बीमारी आपकी वैसे ही सही हो जाएंगी। साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ऐसे नहीं कह रहा मैं। ठीक, इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका लाइसोसोम। हालांकि हमारे जो अपना है ना, हम कहते हैं कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई मंगल का रखता है, बेसिकली चाहे जिसके लिए भी रखो, मुझे लगता है कि वो जब स्टार्ट किए हो गए होंगे वो इस पर्पज से ही किए गए होंगे। हाँ, वो बात अलग है कि क्यों रखा जा रहा है, वो एक अलग चीज है। ठीक है। जो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है, ठीक है, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक, ये याद रखना। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पावर हाउस ऑफ सेल। मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है? मुक्केबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। मनिका बत्रा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो जो मनिका बत्रा है ये किस खेल से जुड़ी हुई है? याद रखना, ये टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है। ठीक है। टेबल टेनिस के और नाम है, जैसे एक इनसे जुड़े हुए, जैसे एक है शरद कमल, ये एक नाम है जो टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है। किससे? ये एक नाम है जो टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक नाम याद रखना, हरमीत देसाई। क्या? एक नाम याद रखना है आपको, हरमीत देसाई, ये याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा एक नाम याद रखना है आपको, अंकिता दास। क्या नाम याद रखना? एक नाम अंकिता दास याद रखिएगा और एक नाम याद रखिएगा मोना दास। क्या? एक नाम आपको याद रखना है मोना दास, ये याद रखना। ठीक, आगे फिल इन द ब्लैंक्स को औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है। रोपण कृषि, स्थानांतरी कृषि, गहन कृषि और निर्वाही कृषि। फिल इन द ब्लैंक्स इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। इनमें से कौन सी एक कृषि है जिसको आप औद्योगिक कृषि या व्यापारिक कृषि भी कह सकते हैं? रोपण कृषि, स्थानांतरी, गहन और निर्वाही। देखो, व्यापारिक कृषि या रोपण कृषि का मतलब है, व्यापार का मतलब है मैक्सिमम यूज,
व्यापार का सीधा सीधा उद्देश्य है मैक्सिमम यूज, ज्यादा से ज्यादा किया जाए यूज। ठीक, अब ये जितनी भूमि है, इस भूमि पर इतनी इंटेंस खेती की जाए, इतनी गहन खेती की जाए कि जितनी इसकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है वो निकाल ली जाए। मान लो इतना जो जगह है, इससे 10 टन गेहूं हो सकते हैं, किसी भी सूरत में 10 टन से ज्यादा गेहूं नहीं हो सकते, 10 टन से कम हो सकते, पर 10 टन से अधिक गेहूं किसी भी कीमत में जो है उगाए नहीं जा सकते इससे, है ना। तो व्यापारिक कृषि क्या करेगी, 10 टन निकाल के रहेगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, इतनी इंटेंस, इतनी गहन खेती करेगी कि 10 टन गेहूं जो है वो इसका निकाल कर ही रहेगी। तो इसे कहा जाता है आपका गहन कृषि। ठीक, आगे देखते हैं। भारत में हेमेटाइट ऐश का सबसे बड़ा भंडार इनमें से कौन सा है, या किस राज्य में है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ हेमेटाइट और इन इंडिया? उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान। क्वेश्चन है आपका 20, है ना। पूछ रहा है इनमें से जो हेमेटाइट अयस्क है वो सबसे बड़ा भंडार है किसका, उड़ीसा का, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का या राजस्थान का? तो जो हेमेटाइट अयस्क है ये सबसे अधिक भंडार जिसमें पाया जाता है वो पाया जाता है उड़ीसा में। कहां पर सबसे अधिक जो भंडार है ये पाया जाता है आपके उड़ीसा में, तो ये याद रखिएगा। ठीक, उड़ीसा में इसकी कैपिटल कमेंट में लिखकर बताओ। उड़ीसा में एक मंदिर है जिसे हम बोलते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। एक चीज और याद रखिएगा, ये किसने निर्मित करवाया है, तो याद रखना ये निर्मित करवाया है नरसिंह देव ने। ठीक है, किसने, देखो मैंने कई बार बताया, ये गलत मत करना प्लीज, एग्जाम में आएगा नरसिंह देव और नरसिंह देव बर्मन करके, फिर वहां तुम कंफ्यूज होगे। बर्मन जिंदा याद रखना, बर्मन जो है वो पल्लव शासक थे, जो बर्मन थे वो पल्लव शासक थे जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, उनकी राजधानी वातापी को नष्ट किया था, याद रखना। और इन्होंने ही रथ मंदिर बनवाए थे। तुम चाहें तो कहीं लिख लो, लेकिन प्लीज इसको गलत करके मत आना, एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो महाराष्ट्र है यहां याद रखिएगा, यहां पर है अजंता, एलोरा और एलिफेंटा गुफाएं। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र में है, ये याद रखना। तमिलनाडु में एक मंदिर है जिसको हम बोलते हैं बृहदीश्वर मंदिर, है ना, या इसका एक नाम है राज राजेश्वर मंदिर, इसी को शोर टेम्पल भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है कहां पर, तंजौर या तंजावुर में, कहां पर, तंजौर या तंजावुर में है, ये याद रखना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर है, तो याद रखिएगा जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये राजस्थान में है। किस चोटी पर या किस पहाड़ी पर है, कमेंट में लिखकर बताओ। इसे बनवाया है वास्तुपाल, और इनका एक और भाई था, उन्होंने, वास्तुपाल और एक और भाई थे, जरा नाम बताना किसने बनवाया है इसे, मैं नाम भूल गया। ठीक, आगे। निम्नलिखित में से कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेब्लिश्ड द ब्रह्मो समाज इन कलकत्ता? पूछ रहा है इनमें से जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई कलकत्ता में? ठीक है, कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने की है, तो याद रखिएगा ये की है राजा राम मोहन राय ने। कब, 1828 में। कब की है, ये की गई है 1828 में, ये याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने ही 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, या जो आत्मीय सभा है इसको गठित किया था। ठीक है, इन्होंने ही निकाला है मिरातुल अखबार, है ना, और इन्होंने ही निकाला है आपका मिरातुल अखबार के अलावा मिरातुल अखबार के अलावा और कौन सा, एक है संवाद कौमुदी। क्या, एक है संवाद कौमुदी, ये याद रखिएगा। क्या है, संवाद कौमुदी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है।
ठीक है। दयानंद सरस्वती इन्होंने आर्य समाज की है। और जो ईश्वरचंद विद्यासागर हैं, ये विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हुए हैं। इससे विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हुए हैं, ये याद रखिएगा। ठीक। दंतिदुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट, चेर, चोल और चालुक्य। दंतिदुर्ग इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी ऑफ इंडिया? पूछ रहा है जो दंतिदुर्ग है वो भारत के किस राजवंश से संबंधित है? बेसिकली दंतिदुर्ग जो है ये संस्थापक है। ठीक है, जो दंतिदुर्ग है ये क्या है? ये संस्थापक है किसके? राष्ट्रकूट वंश के। किसके? राष्ट्रकूट वंश के, ये याद रखिएगा। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश में एक नाम याद रखना है आपको, कृष्ण प्रथम। क्यों याद रखना है? क्योंकि इन्होंने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। क्या बनवाया है? एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो इनके द्वारा बनवाया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। ओके, ठीक, चलो आगे देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन फिल इन द ब्लैंक्स में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1908, 1906, 1905 और 1910। पूछ रहा है इनमें से जो मुस्लिम लीग है इसका गठन जो है वो कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का गठन जो है ये हुआ है 1906 में। कब? मुस्लिम लीग का गठन जो है ये हुआ है 1906 में। हुआ कहां पर है? ढाका में, है ना, जो आज के बांग्लादेश में। किया किसने है? सलीमुल्लाह खान और आगा खान। सलीमुल्लाह खान और आगा खान, ये याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, जो मुस्लिम लीग है इसका विरोध किसने किया था? तो इसके बनने का जो विरोध है ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। जो मोहम्मद अली जिन्ना है इनके द्वारा इसका विरोध किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, याद रखोगे। आगे देखें। असम का अम्बुबाची त्योहार प्रतिवर्ष फिलिंद के महीने में मनाया जाता है। जून, जनवरी, मार्च, दिसंबर। द अम्बुबाची फेस्टिवल ऑफ आसाम इट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फिलिंद। ठीक है। देखो, अम्बुबाची त्योहार के बारे में बात करूं तो इसको पूरब का कुंभ बोलते हैं। क्या कहते हैं? पूरब का कुंभ जो है इसको कहा जाता है। ठीक। इसके अलावा याद रखिएगा जो अम्बुबाची मेला है ये आपका कामाख्या देवी जो मंदिर है, कामाख्या देवी मंदिर जो है जो अम्बुबाची मेला है ये कामाख्या देवी मंदिर जो है इस पर लगता है। ये आपके आसाम में है, आपको पता ही है। ठीक है। ठीक। कब लगता है तो याद रखिएगा जून में लगता है। कब लगता है तो याद रखिएगा जून में लगता है, ये याद रखिएगा। ठीक। मानसून जब आता है ना तब लगता है। मानसून का जब आगमन होता है ना तब लगता है ये। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे? काशीनाथ घाड़ेकर, किशोर कुमार, सुनील छेत्री, प्रणब मुखर्जी। ये क्या? ये पार्श्व गायक थे, इसके साथ साथ एक्टर यानी कि अभिनेता भी थे, है ना। हु अमोंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस इंडियन प्लेबैक सिंगर एज वेल एज एन एक्टर? मतलब ये एक्टिंग भी करते थे और सिंगर तो थे ही थे, है ना। काशीनाथ घाड़ेकर, किशोर कुमार, सुनील छेत्री, प्रणब मुखर्जी। देखो, सुनील छेत्री के बारे में याद रखिएगा ये फुटबॉलर है। ठीक है। और जो प्रणब मुखर्जी है ये प्रेसिडेंट रहे हैं। इनकी एक बुक है जिसका नाम है द कोलिएशन ईयर। इनकी एक बुक है जिसका नाम है द कोलिएशन ईयर। ठीक, ये याद रखिएगा। इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा किशोर कुमार। इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा किशोर कुमार, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति है, इसे फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। न्यायिक समीक्षा, जनहित याचिका, विवाद समाधान, न्यायिक समीक्षा। इफ द जुडिशियरी बिलीव्स दैट द स्पेशल लॉज passed by the parliament violate the basic structure of the constitution then it has the power to
क्वेश सच लॉस इट इज कॉल्ड। मतलब जैसे न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद ने ना कुछ ऐसे कानून पारित कर दिए हैं और वो कानून जो है आपके संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है। जो संविधान है, संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है ये, तो इनको जो न्यायालय है वो क्या कर सकता है, उन्हें रद्द कर सकता है कानूनों को। ये शक्ति न्यायालय के पास है। इस शक्ति को क्या कहते हैं, ये शक्ति कहलाती है आपकी न्यायिक समीक्षा, है ना, जुडिशियल रिव्यू। क्या कहलाती है, ये कहलाती है न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू, ये याद रखिएगा। अच्छा, अगर मैं न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की बात करूं तो ये यूएसए से लिया गया है। इससे ये जो प्रावधान है हमने यूएसए से लिया है। यूएसए से हमने बहुत सी चीजें ली है, जैसे आपका PIL यूएसए से लिया है, ठीक है। जो PN भगवती जो है इसके जनक कहे जाते हैं, ठीक। इनके अलावा एक और न्यायमूर्ति हैं, कौन है वो कमेंट में लिखकर बताना। इसी से हमने फंडामेंटल राइट भी लिए, है ना, जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसी को यूएसए में क्या कहते हैं, राइट ऑफ बिल, है ना, यही कहा जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा, PIL मतलब जनहित याचिका, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यही है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या PIL या जनहित याचिका, ठीक है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है, मल्लखंब, मैदानी हॉकी, बल्लम कली और खो खो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ स्नेक बोट रेस। पूछ रहा है इनमें से जो सर्प नौका दौड़ है वो एक भारतीय खेल है, मल्लखंब है, मैदानी हॉकी या बल्लम कली या खो खो, क्या कहते हैं इसको, ये पूछ रहा है। ये आयोजित कहां होता है, तो याद रखिएगा इसका जो आयोजन है ये केरल में होता है। इसका जो आयोजन है ये कहां होता है, इसका आयोजन जो है ये होता है आपके केरल में, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। कहां होगा, इसका जो आयोजन है ये केरल में होगा। इसको बोलते हैं बल्लम कली, है ना, क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है आपका बल्लम कली, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्या कहेंगे, बल्लम कली, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा ये आपको बताना है ना। तो इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ओजोन। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओजोन, ये याद रखना। ओजोन पाई जाती है कहां पर, ये पाई जाती है आपके वायुमंडल की परत समताप मंडल में। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ये जो है ये है वायुमंडल, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर ये जो है ये क्या है, ये है वायुमंडल, ठीक। इस वायुमंडल को अलग अलग परतों में डिवाइड किया गया है। जैसे ये पहली परत है जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, ये दूसरी परत है जिसको हम समताप मंडल कहते हैं, फिर आता है आपका मध्य मंडल, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ये आयन मंडल, और इसके बाद ये ऊपर की पूरी परत, बाहर जितना भी हो, जितनी भी वायुमंडल बची है उसे बोलते हैं वायुमंडल, ठीक है। तो जो ओजोन है वो कंसंट्रेट होती है कहां पर, यहां पर, ठीक है। वो जो ओजोन है वो जो कंसंट्रेट होती है वो कहां पर है, वो यहां कंसंट्रेट है, इस जगह पर, है ना। और ये जो परत है ये कौन सी है, ये जो परत है ये कहलाती है आपकी ओजोन। क्या कहलाती है, ये परत कहलाती है आपकी ओजोन। ये नहीं, सॉरी, गलत जगह पहुंच गए हम। ओह, ये नहीं, ये जो परत है ये पाई जाती है आपकी क्षोभ मंडल, ये हुआ ना अंदर है, और ये है समताप मंडल, यहां पर पाई जाती है, ठीक। कहां पाई जाती है, ये इस जगह, ठीक। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं आपकी, तो ये हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल, जिसे बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका समताप मंडल, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटो
स्फीयर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मध्यमंडल यानी कि मीजो स्फीयर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका आयन मंडल, है ना, जिसको हम बोलते हैं आयनोस्फीयर। क्या बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं आयनोस्फीयर। और इसके आगे ये हो जाएगा आपका बाह्यमंडल, जिसे हम बोलते हैं एक्सोस्फीयर। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आपका एक्सोस्फीयर। ये याद रखिएगा। सही जवाब क्या है, सही जवाब है आपका ओजोन। आगे देखो, मौसम में सभी परिवर्तन, ध्यान से सुनना, मौसम में सभी परिवर्तन फिर इन द ब्लैंक्स द्वारा संचालित होते हैं। चंद्रमा, जोवियन ग्रह, तारे और सूर्य। ऑल चेंजेस इन वेदर आर ड्राइवन बाय। जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, चलो इसका पहले आंसर दे दूं फिर समझाऊं, ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। सही जवाब है इसका सूर्य। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है ये, ध्यान से सुनना, ये है सूर्य। ठीक है, जो पृथ्वी है वो इसके चारों ओर घूम रही है यूं। ठीक है, इस तरह से जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। ठीक, पृथ्वी जो है वो मान लो अपनी, जैसे पृथ्वी मान लो नॉर्मल पृथ्वी ये होती, ठीक है, नॉर्मल पृथ्वी जो है वो ये है। अगर मैं ये कहूं पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, मतलब जो पृथ्वी है वो ऐसी ना होकर जैसे जो मान लो मैं ये कहूं ये पृथ्वी है और ये है बिल्कुल सीधी। अब मैं इसे इसके अक्ष पर 23.5 डिग्री घुमाऊं तो ये पृथ्वी क्या हो जाएगी, जैसे ये है उत्तरी हिस्सा और ये है दक्षिणी हिस्सा। ठीक है, ये सोचना, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा आपका साउथ पोल। अगर ये बिल्कुल सीधी रखूं मैं तो, और अगर मैं इसको इस डंडी को पकड़ के खींच दूं, है ना, इसे इधर खींच दूं, इसे इधर खींच दूं, यानी 23.5 डिग्री से घुमा दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पृथ्वी। और ये मैंने टेढ़ी खींच दी तो यानी कि ये हो जाएगा आपका क्या, नॉर्थ पोल। या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा आपका साउथ पोल, है ना, यही हो जाएगा। पहले सीधी थी पर हमारी पृथ्वी सीधी तो है नहीं, अपने अक्ष पर क्या है, अपने अक्ष पर घूम रही है। मतलब हमारा जो अक्ष है, मतलब ये जो नीचे ये वाला जो हिस्सा है डंडी है, इसको मैं पकड़ के यूं कर दूं, है ना, तो जब यूं कर दूंगा तो ये पृथ्वी जो है वो कुछ यूं हो जाएगी। ठीक है, तो जो नॉर्थ पोल यहां था और इसे मैं टेढ़ा करूंगा तो नॉर्थ पोल कहां आ जाएगा, यहां और यहां। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं ये पृथ्वी है, और क्या करिए, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये अपने अक्ष पर घूम रही है और ये हो गया आपका क्या, नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। ये क्या, ये है नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। ठीक है, ध्यान देना, यहां पर ये है 0 डिग्री। ठीक, अगर ये जब बेंड होगी तो 0 डिग्री क्या आ जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है। सूरज की किरणें सीधी यहां पड़ रही है ना, और यहां पर कम पड़ रही है, ज्यादा पड़ रही है ऊपर के हिस्से में, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगी, यहां हो जाएगी गर्मी। ऊपर के हिस्से में सीधी किरणें पड़ रही हैं, इसका मतलब ऊपर के हिस्से में क्या हो जाएगी, ऊपर के हिस्से में हो जाएगी गर्मी। ठीक है, और इस हिस्से तक तो सूरज पहुंच भी नहीं रहा, है ना, पहुंच भी रहा है तो कभी बहुत दूर पड़ रहा है ये इस हिसाब से, तो इस वाले हिस्से में क्या हो जाएगी, इस वाले हिस्से में हो जाएगी आपकी सर्दी। ठीक है, अब यही पृथ्वी को घुमा के, जब पृथ्वी घूम तो रही है ना, तो पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते यहां आ गई और यहां आने के बाद जो पृथ्वी है वो यूं है। ये वाला क्या है हिस्सा, ऊपर का हिस्सा है पृथ्वी का, ये वाला नॉर्थ पोल और ये वाला हिस्सा है साउथ पोल। ठीक है, 0 डिग्री कहां है, 0 डिग्री वही है जहां होना चाहिए, ये रहा, इससे नहीं बना के किसी और से बनाता हूं। ठीक है, 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री है आपका ये। अब सूरज की किरणें कहां सीधी पड़ रही है, सूरज की किरणें इधर, क्योंकि ये वाला हिस्सा सूरज की तरफ है, पहले उत्तर का हिस्सा सूरज की तरफ था, अब दक्षिण का हिस्सा सूरज की तरफ है। और जब दक्षिण का हिस्सा सूरज की तरफ है तो दक्षिण में क्या होगी, दक्षिण में होगी आपकी गर्मी, है ना, और उत्तर में क्या होगी, उत्तर में होगी आपकी सर्दी, है ना। अब यही चीज जब पृथ्वी यहां पर होगी, है ना, यही बात अगर मैं ये कहूं कि पृथ्वी यहां पर है, ठीक है, मान लेते हैं, तो यहां पर क्या है, यहां पर जो 0 डिग्री है आपका, वहां पर मैं इसे फिर कभी बता दूंगा, ये वाला ऐसा कंफ्यूज मत करना। यहां पर जो है वो 0 डिग्री है, मतलब सूरज जो है वो कहां पर, यहां पर इस वाले हिस्से में अगर देखोगे, ये गर्मी वाले हिस्से में सूरज कहां पर लंबवत चमक रहा है, कर्क रेखा पर। कहां पर,
सूरज कर्क रेखा 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, है ना, हमारी तरफ सूरज लंबवत चमक रहा है कर्क रेखा में। यहां चमकेगा मकर रेखा में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होगी। यहां पर चमकेगा जब पृथ्वी यहां और यहां होगी तो 0 डिग्री पर, है ना। तो उत्तर और दक्षिण दोनों में सूर्य का प्रकाश बराबर बटेगा। इन्हें बोलते हैं हम इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं इक्विनॉक्स। इसे बोलते हैं समर सोलिस्टिस, यानी कि क्या बोलते हैं उसे, शरद विषुव। और एक और होता ना समर सोलिस्टिस, ये हो जाएगा आपका विंटर सोलिस्टिस, यानी कि ये हो जाएगा सर्द, क्या बोलते हैं उसको, ये हो जाएंगे विषुव यानी कि इक्विनॉक्स। ये हो जाएगा शीत अयनांत और ये हो जाएगा उष्ण अयनांत, है ना। ये हो जाएगा उष्ण, ये हो जाएगा शीत, ये हो जाएंगे इक्विनॉक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जो सूरज है, अब देखो जितना भी मौसम में परिवर्तन हुआ किसकी वजह से हुआ? सूरज की वजह से हुआ, है ना। सूरज की पहले गर्मी यहां पड़ रही थी, फिर वहां पड़ने लगी, बस ये अंतर है। ठीक। फीताकृमि प्राणी जगत के किस वर्ग से संबंधित है? एनेलिडा, पोरीफेरा, सिलेंटरेटा और पट्टकृमि। टू विच क्लास ऑफ द एनिमल किंगडम डज द टेपवॉर्म बिलोंग? जो टेपवॉर्म है वो इनमें से किससे बिलोंग करता है? तो याद रखना पट्टकृमि से। किससे? प्लैंटीहेल्मिन्थीज से। किससे? प्लैंटीहेल्मिन्थीज से, ये याद रखिएगा। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए, पेन पेपर लेकर बैठा कीजिए, जो कुछ भी नया मिले उसे लिख लिया कीजिए। और हाँ, कल आपका संडे है तो कल 10 बजे आपकी क्लास होगी सुबह, मैराथन पॉलिटी की। अश्विनी सर उस क्लास को कराने वाले, अश्विनी सर जो है वो उस क्लास को कराएंगे, तो उस क्लास के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। एसएससी जीडी 2025 के लिए आपके पास बॉर्डर बैच है, 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पुनीत सर आपको मैथ, निखिल सर रीजनिंग, अश्विनी सर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं, और विकास सर जो है वो आपको हिंदी पढ़ाने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है तो इस क्लास के साथ जरूर जुड़िएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।